अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि राइमर जो है वो ये कहता है कि ना तो हमेशा इवेंट इटसेल्फ ट्रैजिक रहता है और ना ही इवेंट का एक ही जैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। इसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बिकॉज ये कंपल्सरी नहीं है दैट एन इवेंट कुड ओनली बी ट्रैजिक इटसेल्फ, कि इवेंट जो है कुड ओनली बी ट्रैजिक इटसेल्फ बिकॉज इट नॉट, क्यों ऐसा क्यों होगा? अच्छा, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है दैट एन इवेंट कुड ओनली बी ट्रैजिक इटसेल्फ, कि इवेंट जो है वो इटसेल्फ ट्रैजिक ही रहे, ठीक है। और एन इवेंट कुड ओनली बी अ शेप्ड रिस्पॉन्स, या इवेंट का हमेशा सिर्फ और सिर्फ शेप्ड रिस्पॉन्स ही आए, ठीक है। एवरी ट्रेजेडी हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, कोई भी ट्रेजेडी जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज रखती है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेजेडी जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज रखती है। हो जाएगा जी, थोड़ा सा ना आधे घंटे के लिए आप बोलना नहीं है, ठीक है, बस आप चुप करके टेस्ट लिख दो। अच्छा, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गया ना? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही एम्फसाइजेस दैट रैंक हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन ट्रेजेडी। अब ये सारे के सारे उसने क्या किए हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स का जवाब ही दे रहा है ना। अब वो थर्ड, पहले उसने कैथारसिस का जवाब दिया, फिर उसने शेप्ड रिस्पॉन्स का जवाब दिया, और अब वो जवाब दे रहा है कि रैंक को, क्योंकि रैंक को भी वो मानते थे ना कि रैंक का होना ज़रूरी है, किंग के साथ ही ट्रेजेडी होती है, तो वो इस बात पे जोर देता है दैट रैंक हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन ट्रेजेडी, कि सिर्फ और सिर्फ रैंक की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ट्रेजेडी के अंदर, बल्कि रैंक जो है वो इक्वल है कॉमन पर्सन के, ठीक है। इट विल, अगर वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ रैंक को फोकस करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, इट विल लिमिटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट लिमिटेड हो जाएगा। देर इज़ नो फैक्ट ऑफ ट्रेजेडी, वो कहता है कि ट्रेजेडी का तो फैक्ट नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यही फैक्ट है ट्रेजेडी का, कि रैंक ही होना ज़रूरी है, या कैथारसिस ही होना ज़रूरी है, या शेप्ड रिस्पॉन्स ही होना ज़रूरी है, फैक्ट नहीं है ट्रेजेडी का। जिस तरह हमने पीछे कहा कि फिक्सिटी नहीं है ट्रेजेडी की, ठीक है, लिमिटेशन। हाँ, नो फैक्ट ऑफ ट्रेजेडी, कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी विल बी इन प्रोसेस, फिर वो ये भी बात कह देता है साथ के जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है वो इन प्रोसेस रहेगा विद द चेंज ऑफ कन्वेंशंस के चेंज होने के साथ साथ। इट्स मीन कि उसने ब्रॉड बात कर दी है कि अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता मेरे से आगे आने वाला लोग जो है वो इससे भी बड़ी कोई बात करें। कन्वेंशंस के चेंज होने के साथ साथ ट्रेजेडी की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी, प्रोसेस में रहेगी, ठीक है। अब एट लास्ट फिर ये सारी जवाब देने के बाद फिर वो कंटेम्प्रेरी उसके अंदर अब वो करैक्टर के ऊपर आ जाता है बेसिकली, और अपनी एक थेरी के जो मेजर उसके पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसमें वो उसको दोबारा से जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। तो पहली बात वो डिस्कसेस द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रेजिक थेरीज, ये आप जब कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ का कराएगा तो ये ज़रूर आपने लिखने हैं उसके अंदर 4 जो बेसिक है। फर्स्ट है ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। तो इसको पढ़ने से पहले हम सिंपल सी ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने दौर में सोसाइटी का ऑर्डर, जो ऑर्डर और एक्सीडेंट है ना, ऑर्डर से मुराद यहाँ पे सोसाइटी का ऑर्डर है, ठीक है। पुराने वक्त में या पुराने दौर में ग्रीक टाइम में ऑर्डर ऑफ सोसाइटी क्या था? ऑर्डर ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी से रिलेट बात है, ऑर्डर की बात जहाँ पे आएगी ना, तो ऑर्डर इट्स मीन कि जब ऑर्डर की बात आएगी तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि ग्रीक सोसाइटी का ऑर्डर कुछ और था और आज मॉडर्न दौर की सोसाइटी का ऑर्डर कुछ और है? ये बात मैंने ठीक कही है? दोबारा सुने। अच्छा, ऑर्डर से मुराद ये है, मैंने ये कहा है कि ग्रीक दौर में या पुराने वक्तों में जो सोसाइटी का ऑर्डर मीन सेटअप, ठीक है, उसका जो सेटअप था वो क्या, वो कुछ और था, हाँ, या सिनेरियो, ऑर्डर, तरतीब, वो उसका कुछ और ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ लिविंग या सोसाइटी का ऑर्डर कुछ और था, और आज मॉडर्न दौर में सोसाइटी का ऑर्डर जो है वो कुछ और है। ये बात ठीक है? हाँ, ठीक है ना।
तो इट्स मीन के जब जहाँ ऑर्डर की बात आएगी तो वो डिस्टिंग्विश कर देगा, ठीक है। तब ऑर्डर कुछ और था, आज ऑर्डर कुछ और है, इस वजह से ट्रेजेडी की डेफिनेशन तब्दील हो गई है, ठीक है। और एक्सीडेंट में जब वो बात करेगा तो इट्स मीन के अगर मैं कहूँ कि ग्रीक दौर के हवाले से मैं कह सकती हूँ ऑर्डर एंड ट्रेजेडी, ठीक है। मॉडर्न दौर के हवाले से मैं कह सकती हूँ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, ठीक है। तो उस वक़्त उन्होंने ट्रेजेडी का नाम दे दिया, इसलिए उसने एक्सीडेंट का वर्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ कर दिया है कि एक्सीडेंट भी ट्रेजेडी है, ठीक है। इसलिए उसने ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के टॉपिक को डिस्कस किया है मॉडर्न ट्रेजेडी को फेवर देने के लिए। रायमंड हियर सेकुलराइज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। रायमंड जो है यहाँ पर सेकुलराइज कर देता है द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी एंड ट्रेजेडी एज वेल। रायमंड विलियम ने क्या किया है, सेकुलराइज कर दिया, यानी कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया है किसका, मीनिंग ऑफ ऑर्डर का, मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी एंड ट्रेजेडी एज वेल। यानी कि हम ये कहेंगे कि इस टॉपिक को डिस्कस करके विलियम ने ऑर्डर ऑफ सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को और ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को सेकुलर अंदाज में बयान कर दिया है, ठीक है। ही सेज दैट एवरी कल्चर हैज इट्स ओन मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो वो कहता है कि हर कल्चर जो है वो अपना एक अलग मीनिंग ऑफ ऑर्डर ले। अच्छा ऊपर वाला, अच्छा हाँ, वो कहता है जिस तरह मैंने कहा ना कि ग्रीक में ऑर्डर ऑफ सोसाइटी कुछ और था, ठीक है, और वहाँ पे ड्रामे को ट्रेजेडी का नाम दिया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में ऑर्डर कुछ और है और एक्सीडेंट को भी हम ट्रेजेडी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतनी बात ये तो 2 लाइनों में हुई है कि रायमंड ने सेकुलर अंदाज में बयान कर दिया, यानी कि उसको मॉडर्न अंदाज में बयान कर दिया है ऑर्डर ऑफ सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को और ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न अंदाज में बयान कर दिया है। ही सेज दैट, वो कहता है दैट एवरी कल्चर, के हर कल्चर, चाहे ग्रीक कल्चर हो, मिडीवियल कल्चर हो, रिनाइसा कल्चर हो, मॉडर्न कल्चर हो, हैज़ इट्स ओन मीनिंग ऑफ ऑर्डर। हर एक सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा एंड दिस चेंजेबल ऑर्डर, और ये चेंजेबल ऑर्डर जो है इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी। और यही चेंजेबल फोर्स जो है, यही चेंजेबल ऑर्डर जो है सोसाइटी का, यही ट्रेजेडी की डेफिनेशन पैदा करता जा रहा है और करता रहेगा। सपोज, अब हमने उसकी एग्जांपल रख दी है, सपोज ग्रीक कल्चर हैड अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। सपोज ग्रीक कल्चर, जैसे कि सपोज मिसाल के तौर पे ग्रीक कल्चर को हम ले लें, हैड अ स्पेसिफिक ऑर्डर, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर था। उसका स्पेसिफिक ऑर्डर क्या था ग्रीक कल्चर का, दैट इज दे हैड फर्म बिलीफ ऑन गॉड, ठीक है। उनका ये स्पेसिफिक ऑर्डर था उनके कल्चर का, इसी ऑर्डर के मुताबिक चलना है। सो पीपल डिड ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस, तो लोगों ने उस कल्चर के अंदर ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस किए अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, उसी ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने ट्रेजिक एक्सपीरियंस किए। बट इन मॉडर्न इरा द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी लाइज इन डिसऑर्डर सिचुएशन। मॉडर्न सोसाइटी का ऑर्डर क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी डिसऑर्डर में है, यानी कि इनस्टेबल कंडीशन में मौजूद है मॉडर्न सोसाइटी। अगर हमसे कोई पूछे जी कि आप मॉडर्न दौर के लोग हो, तो आपके मॉडर्न दौर के जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी किस ऑर्डर में लाई करती है, या इसका क्या ऑर्डर ऑफ सोसाइटी आप किसे कहते हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ सोसाइटी ये है कि हमारी सोसाइटी इनस्टेबल है, यानी कि मिक्सचर है ना कल्चर का, हाँ भी है और हाँ यानी डिसऑर्डर सिचुएशंस यहाँ पे मौजूद है। हाँ ठीक है ना, ये बात समझ आई है ना। तो इट्स मीन के ग्रीक कल्चर के हवाले से ऑर्डर कुछ और था, ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। मॉडर्न कल्चर का ऑर्डर ऑफ सोसाइटी क्या है कि यहाँ पे ये इंस्टेबिलिटी और डिसऑर्डर सिचुएशन है। गाँव की दी थी। हाँ, तो इस वजह से क्या है, देयर इज़ नो बिलीव्स इन मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है। जैसे कि हमने ग्रीक कल्चर की बात की, तो उसके अंदर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी क्या था कि फिर्म बिलीफ ऑफ गॉड था, ऑन गॉड था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि डिसऑर्डर पे लाई करती है, तो इस वजह से
ये बात भी आ गई है बाहर के यहाँ पे सॉलिड बिलीव्स नहीं रहे हैं. देयर इज़ नो बिलीव इन मॉडर्न सोसाइटीज़. यानी कि बिलीव्स को आप अगर सॉलिड बिलीव्स कर लो तो ज़्यादा बेहतर, या फिल्म बिलीव्स, हाँ फिल्म बिलीव्स नहीं रहे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर के आने की वजह से, तो ऑर्डर तब्दील हो गया. बट इट डज़ नॉट मीन, लेकिन वो कहता है कि बेशक डिसऑर्डर सिचुएशन आ गई है, बेशक इंस्टेबिलिटी आ गई है, बेशक फिल्म बिलीव ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट इन मॉडर्न एरा नो ट्रेजेडी इज़ पॉसिबल. ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो बार बार उसी बात को फोकस करना चाहता है ना कि कॉमन पर्सन के साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है. वो कहता है कि बेशक स्टेबिलिटी नहीं रही, मैच्योर कल्चर नहीं रहा, बेशक इंस्टेबिलिटी आ गई है, बेशक जो है वो बिलीव्स ख़त्म हो गए हैं, फिल्म बिलीव्स ख़त्म हो गए हैं, बेशक बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है, हम बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न इरा के अंदर ट्रेजेडी होती ही नहीं है या पॉसिबल ही नहीं है. तो इससे एक बात ये भी बहुत उभरती है बाहर कि वो ये बात फोकस करना चाह रहा है कि मिजरी, सफरिंग्स और परेशानियाँ ये जो हैं ये हर इंसान का और हर नेचर का हिस्सा हैं. ओल्ड सोसाइटीज़ के अंदर भी ये था और न्यू सोसाइटी के अंदर भी ये हो रहा है ह्यूमंस के साथ. मॉडर्न ट्रेजेडी वुड बी अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर सिचुएशन. वो कहता है ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम मॉडर्न इरा के अंदर हमारी सोसाइटी ही डिसऑर्डर सिचुएशन में आ गई है, तो फिर ट्रेजेडी भी किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगी, या उसके अंदर इंस्टेबिलिटी ही दिखाई जाएगी मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर. तो इन वन लाइन अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वो ये कहना चाहता है कंटेम्प्रेरी राइटर्स को कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कल्चर या स्टेबल सिचुएशन में ही ट्रेजेडी हो सकती है तो तुम रो, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो तुम ये क्यों कहते हो कि उस इंस्टेबल सिचुएशन के अंदर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, बल्कि इंस्टेबल सिचुएशन के अंदर भी ट्रेजेडी हो सकती है. इन दिस वाई रायमंड कंडेम्स द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी. इस तरह वो कॉन्सेप्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को कंडेम करता है. कौन सा कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी? के ऑर्डर ऑफ सोसाइटी एक ही होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको वो कंडेम करता है. हु डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज नहीं करते यानी कि कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता एक्सीडेंट एज अ ट्रेजेडी, यानी कि वो एक्सीडेंट को ट्रेजेडी मानते ही नहीं इसकी वजह से, लेकिन ये मानता है रायमंड. अकॉर्डिंग टू रायमंड एक्सीडेंट, अब ये सारी बातें पहले पिछले ट्रेडिशंस में भी आई थी. एक्सीडेंट को मैंने सारा उसमें मिनी डिज़ास्टर, बर्नड आउट फैमिली, ठीक है, ब्रोकन कैरियर और स्माश ऑन द रोड, ऑल आर ट्रेजिक इंसिडेंट्स. वो कह रहा है कि ये छोटे छोटे एक्सीडेंट्स, ये सारे एक्सीडेंट्स के हिस्से हैं ना, ये तमाम तर भी ट्रेजेडी हैं, ट्रेजेडी का हिस्सा है. इसलिए उसने ऑर्डर और एक्सीडेंट को इस तरह से बयान किया है. अब नेक्स्ट उसका इसमें टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, हीरो की तबाही. अब इसमें वो बात ये करेगा कि हीरो का डिस्ट्रॉय हो जाना ही, इसको तुम ट्रेजेडी मानते हो, ठीक है. इसको लेके अब वो बात करेगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट को सामने रखेगा. विलियम डिग्स डीप इनटू द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी. पहले उसने क्या बात की? ऑर्डर और ट्रेजेडी की बात की, यानी ऑर्डर ऑफ और एक्सीडेंट की बात की. अब यहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की बात करने लगा है. जब हीरो की बात आएगी तो ऑटोमेटिकली बात कहाँ चली जाएगी? एक्शन के ऊपर चली जाएगी. तो वो कहता है विलियम जो है वो डीपली स्टडी करता है, डिग्स डीपली खो जाता है इनटू द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी. एक्शन ऑफ ट्रेजेडी में ही सेज, यानी कि एक्शन का क्या किरदार है ट्रेजेडी के अंदर. He says that the most common interpretation of tragedy is that it is an action in which hero is destroyed or died. वो पहली तो बात ये करता है कि ट्रेजेडी का एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि जी एक्शन, ऐसा एक्शन हो जिसके अंदर हीरो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या वो मर जाए तो फिर ट्रेजेडी हो जाएगी, यानी हीरो मर जाए तो ट्रेजेडी हो जाएगी, कॉमन सा कॉन्सेप्ट माना जाता है.
विलियम सेज दैट, विलियम ये कहता है दैट वी आर एडिक्टेड टू कन्फाइन आवर अटेंशन टू द हीरो। वो कहता है कि हमें इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करके बैठ जाते हैं हीरो पे, हीरो को अटेंशन बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि हीरो डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ, हीरो के साथ डेथ हुई या नहीं हुई। अगर डेथ हुई या डिस्ट्रक्शन हुई हीरो के साथ तो फिर ट्रेजेडी हुई। ठीक है, वो कहता है हम इसे फोकस करके बैठ जाते हैं। फिल्मों में भी देखते हैं ना कि हीरो को कितना प्रेफर किया जा रहा है, हीरो कहाँ विन कर रहा है, हीरो के साथ कहाँ क्या हो रहा है, हीरो ही को हीरोइन मिली है कि हम तो भी एट द एंड को नहीं देखते। हाँ, एट द एंड तक हम हीरो की जो है ना उसको विनिंग पॉइंट ही देख रहे हैं कि ये विन हो जाए, ये विन हो जाए और एट द एंड उसको उसकी हीरोइन उसको मिल जाए, उसी को हम फोकस करके बैठे होते हैं, हीरो को ही फोकस करके बैठे होते हैं। इन अदर सेंस इस पूरी डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के जो टॉपिक है उसको एक लाइन में समझने की सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है, जो कि हम ट्रेडिशंस के टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं कि हमने कहा था कि ये नहीं देखना कि हीरो के साथ क्या हुआ है, ये देखना है कि हीरो से क्या हुआ है, हीरो से क्या हुआ है। फिर उसका ये कहने का मतलब है कि उसके जरिए जो कुछ भी है उसके क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़े हैं। मतलब कि वो बात ही करेगा कि अगर विद इन ट्रेजेडी होगी तो फिर रिजल्ट आएगा कैथारसिस का। तो उसका फिर इम्पैक्ट भी देखना चाहता है कि हीरो के जरिए जो कुछ भी है उसके जो हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगी। हाँ, डिफरेंट उसके फिर एजम्पशंस निकल सकते हैं, लेकिन वो असल में फोकस इस बात पे करना चाहता है कि ये ना कहो कि सिर्फ ये इस बात को सिर्फ साइड पे उसने रख दिया कि ये ना देखो कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम ये देखें कि उसके जरिए वो क्या अप्लाई कर, हाँ, वो क्या हमें ये यानी कि मैसेज दे रहा है। यानी अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जी हीरो मर गया, ठीक है, इस मीन और हमने कैथारसिस भी कर लिए, इसका मतलब कि हमने तो एक मॉरल लेसन लेके हम सब चुप हो गए कि जी अच्छा इसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया, सारे के सारे मॉरल लेसन लेके बैठ गए। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में लें और हम इसको किसी और एंगल में सोचें कि थ्रू द हीरो क्या हुआ है, तो फिर हम उसको अपनी सोसाइटी के साथ कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, कि उसके इफेक्ट्स क्या पड़े हैं सोसाइटी के अंदर, या उसकी वजह से बेटरमेंट आई है या उसकी वजह से सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन आ सकती है या नहीं आ सकती। फिर उसका यही कहना है कि हीरो फिर ऐसा कुछ परफॉर्म करे, ऐसी परफॉर्मेंस हो जिससे ऑडियंस के सेंसेस बढ़। जैसे इसकी डॉक्टर फोस्टर्स इस बात की बेस्ट एग्जांपल है। डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर मार्लो ने कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया ना, मॉरल भी दूसरे मॉरल लेसन भी उसके अंदर रखा है, उसकी एंड में डिस्ट्रक्शन भी दिखा दिया और अंदर ही अंदर उसको एज अ रिनाइसा मैन भी प्रेजेंट कर दिया है। तो अगर तो हम उसको फिर हम दोनों एंगल से देख सकते हैं। अगर हम उसको कहेंगे कि ये विद इन ट्रेजेडी है तो फिर हम कहेंगे कि फोस्टर्स ने ऐसा किया था, अब्यूज़ किया था गॉड को, तो उसके साथ एंड में ये हो गया, तो हमने उसको विद इन ट्रेजेडी उसको देख लिया। अगर हम उसको विदाउट ट्रेजेडी देखेंगे तो हम ये कहेंगे, फिर हमारी स्टेटमेंट बदल जाएगी, फिर हम ये कहेंगे कि मार्लो जो है वो ये लेसन दे के गया है कि अब तब्दीली आ गई है, अब तो रिनाइसा का दौर आ गया है, ठीक है, तो वो फिर विदाउट ट्रेजेडी हो जाएगा। एंगल दोनों यानी कि वो फिर हमने अपनी सेंसेस को लेकर किया उसको। हाँ, तो वो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि तुम डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो तक ही महदूद ना हो जाओ, बल्कि उसको ब्रॉड सेंस में लो। हीरो अच्छा, विलियम सेज दैट वी आर एडिक्टेड टू कन्फाइन आवर अटेंशन टू द हीरो एंड इन दिस वे वी अनकॉन्शियसली confine ourselves to one kind of experience। ठीक है, ये बात समझ में आई है। वो कहता है कि जब हम सिर्फ हीरो पे अटेंशन अपनी कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का एक्सपीरियंस ही कर पाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इधर अगर इजी नहीं हो तो उधर बाहर चले जाए। अच्छा, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, तो वो ये कहना चाहता है या तो फिर हम विक्ट्री देखेंगे या हम उसकी जो है वो डिफीट देखें। हाँ, वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, अगर एक्सपीरियंस होगा ना अगर हम सिर्फ और सिर्फ हीरो को फोकस करके बैठेंगे तो हमें वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही होगा। वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंस टू द हीरो। हम ये देखते हैं कि हीरो के साथ क्या हुआ, बट मॉडर्न व्यू इज दैट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो। वही बात दोबारा आ गई है ना कि उसके साथ क्या हुआ हमने ये देखना है, उससे क्या हुआ है हमने ये देखना है। अच्छा जी,
फ्रॉम ग्रीक टू मॉडर्न एज, ग्रीक से मॉडर्न एज तक देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हीरो। अब उसने हमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वो कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की तो डिफरेंट कॉजेज हैं, ठीक है। इन ग्रीक ट्रेजेडी कोरस अफर्म्स द सुपरमेसी ऑफ गॉड्स एज अगेंस्ट द हीरो। कोरस जो है वो सुपरमेसी ऑफ गॉड यानी कि गॉड की ताकत को वाजिया करता है अगेंस्ट हीरो। ये वो बार बार आके कहता है कि फॉस्टस ये कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड में फिर वो कोरस कहता है कि इसने ऐसा किया तो ये इसका डाउनफॉल हो गया है, ठीक है। कोरस ही उसको कर रहा होता है, हीरो के अगेंस्ट बोल रहा होता है कि ये गॉड के अगेंस्ट जा रहा है। बिलीव नहीं होता है, पक्का होता है। मजबूती के साथ उसको बयान करता है गॉड की विल को अगेंस्ट हीरो, ठीक है। यानी वो बयान करता है उसके कि हीरो जो है वो ऐसा कर रहा है। यानी कि कोरस हमें ये बताता जाता है कि गॉड का दे रहा होता है। हाँ, कि उसके गॉड के अगेंस्ट जाने की वजह से हीरो के साथ ट्रेजेडी हुई है। ग्रीक में ये था कि गॉड के अगेंस्ट जाने की वजह से हीरो के साथ ट्रेजेडी हुई है। डॉक्टर फॉस्टर जो है वो मॉडर्न ड्रामा कंसीडर किया जाता है। उसके अंदर तो बेसिकली उसने दोनों चीज़ें रख दी हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दिखा दिया है। तो उसको मोरालिटी प्ले भी इसीलिए हम कहते हैं और रिनाइसा प्ले भी कहते हैं। उसमें दोनों एलिमेंट्स मौजूद। मॉडर्न या फिर ग्रीक प्ले तो नहीं है। तो नहीं, ग्रीक पे तो टोटली नहीं कह सकते क्योंकि टोटली ग्रीक पे वही है जिसके अंदर टोटल रिलीजियस और रिचुअल कल्चर के साथ लगा हुआ हो। हाँ, ग्रीक के लिए और दिखाया उसको मॉडर्न। हाँ, क्योंकि अगर वो बिल्कुल हट के रेबल बन के दिखाता उसके अंदर फोर्सेस को तो फिर वो लोग उस ड्रामे को देखने के लिए विलिंग ही ना होते। इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, अच्छा ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता था कि गॉड के को अब्यूज़ करना हीरो की डिस्ट्रक्शन की वजह बनती थी। एलिजाबेथन ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ, द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो वुड बी द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। एलिजाबेथन ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ कि हीरो की डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हुई, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। अब तब्दीली आ गई ना, पहले डिस्ट्रक्शन की कॉज गॉड का अब्यूज़ करना बनता था यानी कि क्लासिकल था, फिर एलिजाबेथन दौर है, फिर रिनाइसा है। हाँ, अब यहाँ पे हमने मिडीवल को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहाँ पे कोई खास ट्रेजेडीज आई ही नहीं है, ठीक है। एलिजाबेथन यानी रिनाइसा के बाद नरेटिव सिस्टम था। हाँ, एलिजाबेथन पीरियड के अंदर शेक्सपियर भी शामिल है, ठीक है ना, उसमें ये भी शामिल है, मतलब सारे राइटर्स जो है ना रिनाइसा पीरियड के भी। तो वो कहता है कि एलिजाबेथन दौर के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो हीरो की डिस्ट्रक्शन की वजह बनते थे। वेयर हैज इन मॉडर्न ट्रेजेडीज, अब मॉडर्न ट्रेजेडीज में क्या हुआ, द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की डिस्ट्रक्शन की कॉज वुड बी द कॉमन इश्यूज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। मॉडर्न ट्रेजेडीज के अंदर कॉमन इश्यूज भी ट्रेजेडी की कॉज बन सकते हैं, हीरो की डिस्ट्रक्शन की कॉज बन सकते हैं, कॉमन इश्यूज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और ह्यूमैनिटी या पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की कोई ह्यूमैनिटी का कोई इशू कॉज बन जाए, जैसे कि बैकेट ने दिखा दिया है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या हु इज़ गॉडो, गॉडो कौन है, ये तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉज बन गए हैं ट्रेजेडी की। यानी कि बैकेट ने वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर ट्रेजेडी किसकी दिखाई है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की ट्रेजेडी उसने दिखाई है, ठीक है। इसलिए वो मॉडर्न प्ले, वो भी मॉडर्न प्ले में शामिल है। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि हीरो की ट्रेजेडी जो है मॉडर्न ड्रामास के अंदर लल्लू जो है उसमें भी तो मतलब उसको किस कॉन्सेप्ट में दिया जाता है, उसको की ट्रेजेडी है, उसमें तो ट्रेजेडी हुई ही नहीं है ना। नहीं, ट्रेजेडी तो उसमें हुई है एंड मतलब क्या अब उसका कॉन्सेप्ट में माइंड में इस वक्त नहीं है, उस ड्रामे को पढ़ा नहीं ना हुआ। उसकी स्टोरी पे नहीं, हाँ नहीं, उसके साथ वो हुआ था आई थिंक वो हाँ उसके दरमियान में हाँ येलो ग्लैरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ज़मीन जो है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो लोग उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे कि ज़मीन जो है वो घूमती नहीं है, स्टैटिक है। तो ये कॉन्सेप्ट उसने इस ड्रामे के अंदर रखा है कि जब ऐसा हुआ था तो फिर लोग किस तरह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो ठहरा हुआ था टाइम बताना यार, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था तो फिर उसको बंद कर दिया था ना। हाँ पहले तो उसने हाँ उसने दिया था, पता नहीं कौन था, वैसे सबसे पहले तो न्यूटन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट ना, फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा।
फिर उसके बाद जिस मतलब शख्स ने दिया था तो फिर उसको मतलब जला दिया गया। फिर इसको भी तो मतलब जेल एग्जाइल कर दिया गया था, इसको एग्जाइल कर दिया गया था, लेकिन सरेंडर कर दिया था अपने कॉन्सेप्ट से बचने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को यानी कि हिडन कर लिया था और फिर जेल में रह के फिर इसने फिर बहुत कुछ जेल में रह के भी लिखा, लेकिन ये सरेंडर कर दिया था ना लेकिन जेल में बैठ के भी ये कंटिन्यू। फिर मेरा ख्याल है अगर हम ड्रामा तो नहीं हमने पढ़ा हुआ, लेकिन हम ये कह लें कि उसका एग्जाइल होना में भी उसने ट्रेजेडी दिखाई होगी, तो वो कॉमन पर्सन पे आ गया ना, मतलब किस तरह से उसने उसकी ट्रेजेडी दिखा दी। तो कोई भी इशू ट्रेजेडी की कॉज बन सकती है, हीरो की डिस्ट्रक्शन की कॉज बन सकती है मॉडर्निटी के अंदर। एंड मॉडर्न राइटर्स शुड सिंपली डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड रेज क्वेश्चंस। और वो कहता है कि मॉडर्न राइटर का काम ये होना चाहिए कि सिंपली वो अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब कर दें और क्वेश्चंस रेज कर दें, ठीक है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और यही किया है, क्वेश्चन रेज ही किए हैं। ऐसा टॉपिक छोड़ा है तो मतलब क्वेश्चन ही तो रेज हो रहे हैं इंसान के क्वेश्चन का सबसे पहले ही कवर बस ये छोड़िए, अब दोस्तों किसी कर सकता है। थर्ड टॉपिक में वो कहता है कि इररिपेयरेबल एक्शन। अब वो कहता है कि इररिपेयरेबल एक्शन में वो ये बात करता है, सिंपल सी मैं आपको समझा देती हूँ। वो कहता है कि कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स है ना, वो कहते हैं कि डेथ का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रेजेडी के अंदर, और वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इररिपेयरेबल एक्शन माना जाता है। यानी कि वो डेथ को दिखा के एक ऐसा एलिमेंट रख दिया गया ट्रेजेडी के अंदर जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, डेथ को रिपेयर नहीं ना कर सकते। तो वो कहते हैं कि डेथ ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये कहते हैं कि डेथ ही एक ऐसा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट है जो कि इररिपेयरेबल एक्शन माना जाता है, जिसकी वजह से ट्रेजेडी है। वो कहता है कि मॉडर्न ड्रामाज के अंदर तो तुम डेथ ही नहीं दिखाते, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि तुम डेथ नहीं दिखाते, जैसे लिडमर और एस्ट्रागोन खड़े हुए थे और फिर पर्दा गिर गया और अभी तक वो इंतजार है उनका कंटिन्यू है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसके अंदर ह्यूमैनिटी की ट्रेजेडी वो दिखा गया। लेकिन वो कहते हैं, जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो कहते हैं जी इररिपेयरेबल एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ट्रेजेडी नहीं होगी, और डेथ ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इररिपेयरेबल एक्शन है। लेकिन विलियम इसके कॉन्ट्रेरी क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है, वो ये कहता है कि इररिपेयरेबल एक्शन डेथ नहीं है, ठीक है, इररिपेयरेबल एक्शन डेथ नहीं है, बल्कि डेथ जो है वो तो पार्ट ऑफ इररिपेयरेबल एक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विलियम के अकॉर्डिंग, वो पहले वाली बात समझ आ गई ना, ठीक है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स वाली। विलियम ब्लेक आया, विलियम ब्लेक कहता है कि मैं ये कहता हूँ, विलियम ब्लेक नहीं, विलियम देखा कितनी अच्छा रानू ये कहता रेमंड विलियम ये कहता है, अच्छा फोकस रेमंड विलियम ये कहता है कि इररिपेयरेबल एक्शन वो है, इररिपेयरेबल एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो कि हीरो से सरजद हो जाए, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। इररिपेयरेबल एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो कि हीरो से हो जाए, कोई ऐसा एक्शन जिसको वो रिपेयर ना कर सके। किसने कहा है? ठीक है, वो असल में डेथ के एलिमेंट को कंडेम कर रहा है ना। वो कहता है कि डेथ एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जी वो ही सिर्फ इररिपेयरेबल एक्शन तुम मुझसे कह रहे हो, बल्कि डेथ जो है वो तो आउटकम ऑफ दैट इररिपेयरेबल एक्शन है। अभी पढ़ोगे तो दोबारा समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। तो क्या दे देना, शुक्र है, अच्छा किया दिला दिया, क्या जब वो नॉवल की दिया था ना। देखो इडिपस जो था, अगर मैं कहूँ कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये कहते हैं कि इडिपस मर गया, उसने अपनी आंखें ब्लाइंड कर ली, ये उसके साथ ठीक है, ये उसके साथ यानी कि उसका अपनी आंखों को ब्लाइंड कर लेना। इन अदर वर्ड्स हम कह लें कि अगर उसने अपने आप को सपोज डेथ दे दी है तो वो ट्रेजेडी है। लेकिन रेमंड विलियम ये कहता है कि नहीं, मॉडर्न हवाले से अगर तुम देखो तो डेथ का एलिमेंट जो है वो इररिपेयरेबल एक्शन नहीं है, बल्कि इडिपस से जो एक्शन हुआ था जिसको वो रिपेयर नहीं कर सका था, वो असल में ट्रेजेडी की कोज है। जो एडिपल कॉम्प्लेक्स अपने ने किया नहीं, अब हाँ,
यानी अपनी मदर के साथ और फादर को कॉम्प्लेक्स जो मार देना, जो उससे कॉम्प्लेक्स हुआ और अपने फादर की जो डेथ हुई, हाँ, वो इररिपेयरेबल एक्शन है। और वो कॉज है उसकी ट्रेजेडी की, ना कि डेथ का एलिमेंट जो है वो ट्रेजेडी है। वो तो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सल है। हाँ, इसको तो दिखाना कंपल्सरी नहीं है, ये तो हर हाल में होनी है। हाँ, हर हाल में होनी है। जैसे उसने कहा था जिन्ना उसमें हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये डेथ तो हर हाल में, तो इसको दिखाना कोई कंपल्सरी तो नहीं है। इसी तरह वो कहता है कि फोस्टस जो है, फोस्टस का डाउनफॉल हो जाना ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि फोस्टस का यूटिलाइज करना ब्लैक मैजिक को उसका इररिपेयरेबल एक्शन था, जिसकी वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। यानी कि उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया, जिसकी वजह से उसको वो बाद में रिपेयर नहीं कर सकता था। जैसे एडिपस ने अपने फादर को मार दिया, उसको वो रिपेयर नहीं कर सकता। यानी हीरो का ऐसा एक्शन जो इररिपेयरेबल हो, वो ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी है, वो डेथ का एलिमेंट जो है वो ट्रेजेडी है। हाँ, डेथ का एलिमेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स के मुताबिक ट्रेजेडी की का बाइस है, लेकिन मॉडर्निटी के मुताबिक जो हीरो जो करे, हाँ, हीरो जो करे वो इररिपेयरेबल एक्शन है और वो ट्रेजेडी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू विली, इसने वैसे मुझे सुबह बड़ा खपाया है, बड़ी मुश्किल से इसको। अकॉर्डिंग टू विलियम, हमें वैसे समझ आया। अकॉर्डिंग टू विलियम, इसको अगर आप इसमें से पढ़ोगे ना तो कख नहीं समझ लगनी। कहाँ से समझ आया? इसको मैंने पढ़ के इतना 2-4 दफ़ा पढ़ा फिर कॉन्सेप्ट निकाला उसमें से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू विलियम, डेथ डज नॉट बिलोंग टू इररिपेयरेबल एक्शन। क्योंकि अब इररिपेयरेबल एक्शन की बात करें तो वो कहता है डेथ जो है वो बिलोंग नहीं करती इररिपेयरेबल एक्शन से। अब मैंने ये जो मोटा मोटा लिखा हुआ है इररिपेयरेबल एक्शन की डेफिनेशन कर दी है। इररिपेयरेबल एक्शन बिलोंग्स टू द एक्शन। इररिपेयरेबल एक्शन एक ऐसा एक्शन है डन बाय द हीरो, जो कि हीरो से हो जाए, और द करेक्टर या करेक्टर से हो जाए, विच कैन नॉट बी रिपेयर, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। इन दिस सेंस, अगर इस सेंस में हम देखें, डेथ कैन ओनली बी द आउटकम ऑफ दैट इररिपेयरेबल एक्शन। तो डेथ तो उस इररिपेयरेबल एक्शन का आउटकम है कि एंड में उसे डेथ हो गई, ठीक है ना। In Oedipus Rex, the irreparable action is not the death of Oedipus, या blindness अगर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, but the action done by Oedipus, बल्कि जो उससे एक्शन हुआ वो irreparable एक्शन है, ना कि उसका ब्लाइंड हो जाना या उसकी डेथ हो जाना। और उसने एक्शन किया क्या था, मैरिज टू हिज मदर एंड मर्डर टू हिज फादर, मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है, ये उसका इररिपेयरेबल एक्शन था। इसी तरह इन फोस्टर्स, irreparable action is not the downfall of Faustus, but the action of Faustus, that is utilization of black magic, ठीक है, ये उसका irreparable action था। In this way we should not focus, हमें ये फोकस नहीं करना चाहिए that the only element of death can be tragic, ठीक है, हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि डेथ का ही एलिमेंट सिर्फ ट्रेजिक है। अब एम्फेसिस ऑन इवल के अंदर वो छोटी सी बात सिर्फ इतनी सी करता है, वो कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि बुराई को बहुत ज़्यादा वो एम्फसाइज कर देते हैं, बुराई पे बहुत ज़्यादा वो जोर दे देते हैं। लेकिन वो ये कहता है, वो कहता है कि अगर हम इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें तो मॉडर्निटी के अंदर वो कहता है, अच्छा, वो ये कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि बुराई का होना इंसान की नेचर के अंदर मौजूद है। जैसे एडिपस के अंदर अगर प्राइड दिखाई गई थी, ठीक है, या फोस्टस के अंदर जो भी एलिमेंट्स दिखाए गए थे, वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स कहते हैं कि वो बुराई का होना या अच्छाई का होना नेचर, हाँ, वो नेचर का पार्ट है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन इवल का मतलब असल में ये है, वो जोर दे देते हैं पुराने जो राइटर्स थे इस बात पे कि बुराई या अच्छाई का होना नेचर का पार्ट है। लेकिन मॉडर्निटी के अंदर रेमंड विलियम इस टॉपिक के अंदर एग्जिस्टेंस, हाँ, इस टॉपिक के अंदर वो ये बात करता है एम्फेसिस ऑन इवल को लेके कि वो कहता है बुराई या अच्छाई का जो है वो हमारी नेचर के अंदर रची बसी नहीं होती है, बल्कि बुरा होना इंसान का या उसका अच्छा होना उसकी सराउंडिंग्स पे और उसकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। वो वैसा ही एक्ट परफॉर्म हाँ, करता है। सिचुएशंस के साथ साथ वो अच्छा भी हो सकता है, सिचुएशंस के साथ साथ वो बुरा भी बन सकता है। हाँ, सही एक्ट सोसाइटी
हाँ, यानी कि सिचुएशन जैसी बनती है वो वैसा ही बन होगी, जाता है। वो वैसा रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर आप हिना कहे कि फोस्टस जो है उसके नेचुरली उसके अंदर प्राइड था, इस वजह से उसके साथ ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसकी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से उसने ब्लैक मैजिक का यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो ये उसने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है उसके अंदर कंटेम्प्रेरी और मॉडर्निटी के अंदर। विलियम सेज दैट इन प्रीवियस ड्रामाज, विलियम कहता है कि प्रीवियस ड्रामाज इट वुड प्रेजेंटेड दैट, ऐसा प्रेजेंट किया गया था दैट इवल इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ये प्रेजेंट किया जाता था कि इवल जो है वो पार्ट ऑफ नेचर है। एवरी ट्रेजेडी शोज द ट्रायम्फ ऑफ इवल इन डिफरेंट सेंसेस। वो कहता है कि अच्छा यहाँ पे शोड वैसे कर लो, SHOWED, शोड यानी दिखाया जाता था। अच्छा, अब वो कहता है एवरी ट्रेजेडी शोड द ट्रायम्फ ऑफ इवल इन डिफरेंट सेंसेस, यानी वो ये कहता है कि पुराने ड्रामाज के अंदर और ट्रेजेडीज़ के अंदर क्या होता था कि बुराई की जीत दिखाई जाती थी, या बुराई पे इन अदर वर्ड्स बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, एम्फसाइज किया जाता था। अकॉर्डिंग टू विलियम, ये बुराई की जीत, जैसे कि उसने फोस्टस के अंदर बुराई की जीत किस तरह से दिखाई है कि वो जी ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, ठीक है। जैसे एडिपस के अंदर भी बुराई की जीत दिखाई गई है, जैसे कि वो इस तरह के काम कर रहा है, बेशक अनकॉन्शियसली कर रहा हो, लेकिन बुराई का एलिमेंट तो रखा गया है ना। अकॉर्डिंग टू विलियम, लेकिन मॉडर्न व्यू के मुताबिक, विलियम के मुताबिक, गुड एंड इवल आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि यानी पुख्ता नहीं है, या यानी कि हमारी नेचर के अंदर वो मौजूद नहीं है। एब्सोल्यूट से मुराद ये आप यहाँ पे ले सकते हो कि गॉड गिफ्टेड नहीं है बुरा या अच्छा होना, ठीक है, विलियम के मुताबिक। वन करेक्टर कैन बी गुड और बैड, एक करेक्टर अच्छा या बुरा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो अच्छा या बुरा हो सकता है। सो देयर इज़ नो नीड टू एम्फसाइज ऑन द इवल इन ट्रेजेडीज़। तो वो कहता है कि ट्रेजेडीज़ के अंदर बुराई को बहुत ज़्यादा फोकस करने की या जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पे हमें इस कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं पढ़ाने के तंत्र। अच्छा, ये इस बात में हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि वो ये कहना चाहता है कि यानी क्योंकि वो सोशल हमारे से चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, इसलिए उसने इसके अंदर भी सिचुएशंस को फोकस किया है कि सिचुएशंस ही बाइस बनती हैं करैक्टर के कुछ करने का, ना तो उसकी वो, ना तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट नेचर है उसके अंदर तो उसकी वजह से ये हो गया है, यहाँ ना ही हम ये कह सकते हैं कि जी उसकी डेथ ही उसकी ट्रेजेडी है, ठीक है। उसकी सिचुएशंस और उसका इर्रिपेरेबल एक्शन जो है वो उसकी ट्रेजेडी है।